नमस्कार। एथिक्स की आज लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे पॉलिटिकल एटीट्यूड कि लोक सेवकों के अंदर राजनीतिक अभिवृत्ति क्या होती है। तो बेसिकली हम लोग इसमें आगे बढ़े उससे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि एटीट्यूड क्या होता है, अभिवृत्ति क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज एटीट्यूड। बेसिकली एटीट्यूड मीन्स इज अ सेट ऑफ बिलीफ, faith, emotions, opinions, values, behavior of individual towards a particular event, object, a particular group, a person or a thing at a particular time। किसी समय विशेष में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के प्रति किसी व्यक्ति का विश्वास, धारणा, भावनाएं, व्यवहार ही उसकी अभिवृत्ति होती है। यही उसका एटीट्यूड होता है। बेसिकली एटीट्यूड तीन चीजों से मिलकर बनता है। फर्स्ट होता है उसका इमोशनल कंटेंट। इमोशनल कंटेंट उसे हम अफेक्टिव कंपोनेंट भी कहते हैं कि व्यक्ति के जो इमोशनल भाव होते हैं कि इस प्रकार की उसके मन में भावनाएं आई और उसने वैसा व्यवहार कर दिया या वैसी सोच बना ली। उसके बाद में जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वह है बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट कि उससे जो व्यवहार रहेगा उस व्यवहार के क्या कंपोनेंट, कैसे किसी व्यक्ति के साथ में किसी घटना के प्रति किसी व्यक्ति का रिएक्शन रहता है, कैसा वो उसके प्रति व्यवहार करता है, ये उसके एटीट्यूड को शो करता है। उसके बाद में होता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट कॉग्निटिव मीन्स रेशनैलिटी और अ नॉलेज ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर इमोशन और पर्टिकुलर बिलीफ और बिहेवियर। किसी व्यक्ति का किसी व्यवहार, व्यक्ति या किसी घटना के प्रति जो नॉलेज होता है वो इसका पार्ट होता है। वो नॉलेज होने के बाद में क्या व्यक्ति भावनाएं रखता है, इस प्रकार से व्यक्ति व्यवहार करता है, यही उसका एटीट्यूड होता है। बेसिकली आज हमारे सिलेबस की जो बात है वह है पॉलिटिकल एटीट्यूड। जब हम लोग एटीट्यूड को समझ जाते हैं तो हमारे लिए पॉलिटिकल एटीट्यूड समझना आसान हो जाता है। जब हमारे द्वारा पॉलिटिकल एटीट्यूड की बात की जाती है तो इट इज अ सेट ऑफ ओपिनियंस, वैल्यूज, इमोशंस, बिलीफ, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स एन इवेंट्स, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल इवेंट्स, यानी राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक व्यक्तियों, राजनीतिक विचारधाराओं के प्रति किसी व्यक्ति के जो भाव होते हैं, उसके भावनाएं होती हैं, उसके ओपिनियंस, विचार होते हैं, उसके मूल्य होते हैं, उसे ही पॉलिटिकल एटीट्यूड कह दिया जाता है। कि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के बारे में क्या सोचता है या उसके प्रति क्या विचार रखता है या किसी राजनीतिक घटनाक्रम के प्रति किस प्रकार से व्यक्ति रिएक्ट करता है, वह उसका पॉलिटिकल एटीट्यूड है। यानी उसको कौन सी पार्टी बेहतर लगती है, कौन सी पार्टी खराब लगती है, या किस पार्टी का वो विरोधी है, किसका समर्थक है। वो आइडियोलॉजी के आधार पे नहीं, विचारधारा यहाँ पे अलग रहेगी और उसका एटीट्यूड अलग रहेगा। वो एक तो कारण क्या है या उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम आता है तो उसका रिएक्शन क्या रहता है। जैसे किसी भी व्यक्ति के सामने उसकी पक्षी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आता है तो उसका अलग प्रकार का व्यवहार रहता है, विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आता है तो उसके प्रति उसका व्यवहार अलग प्रकार का रहता है। किसी फेवरेट नेता का नाम आता है, उसके लिए उसके क्या व्यवहार रहता है, क्या विचार रहते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, यही उसका पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है। बेसिकली पॉलिटिकल एटीट्यूड सिविल सर्वेंट्स के अंदर होना इसलिए जरूरी होता है। एक बात कही जाती है कि सिविल सर्वेंट शुड हैव पॉलिटिकल एटीट्यूड, नॉट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। लोक सेवकों के अंदर राजनीतिक अभिवृत्ति होनी चाहिए, राजनीतिक विचारधारा के प्रति उनका झुकाव नहीं होना चाहिए। बेसिकली जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में ही काम करते हैं। अब पॉलिटिकल एटीट्यूड होना क्यों चाहिए, जब हम लोगों को पता लग जाता है कि पॉलिटिकल एटीट्यूड होता क्या है, ये हमने समझ लिया, तो बेसिकली एक बार इसको वापस ब्रीफ रिवीजन करते हैं। पॉलिटिकल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड, एटीट्यूड जब पॉलिटिकल एटीट्यूड की बात आती है तो यह क्या है, वैल्यूज, ओपिनियंस, ओपिनियंस, बिलीफ, बिलीफ, इमोशंस, इमोशंस,
बिहेवियर बिहेवियर ऑफ ए पर्सन टुवार्ड्स ए पॉलिटिकल इवेंट, यानी किसके प्रति रहेगा ये, टुवार्ड्स पॉलिटिकल इवेंट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आइडियोलॉजीज, इनके प्रति जो या पॉलिटिकल कोई इश्यू हो जाता है, राजनीतिक घटनाक्रम, पॉलिटिकल इवेंट, उसके प्रति व्यक्ति क्या सोचता है वही उसी का पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है। यानी इसको हिंदी में समझे तो इसका यह मतलब होता है किसी व्यक्ति का राजनीतिक घटनाक्रमों, राजनीतिक विचारधाराओं के प्रति या राजनीतिक जो आइडियोलॉजीज होती है, राजनीतिक इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज, उनके प्रति व्यक्ति किस प्रकार से बिहेव करता है, क्या उनके प्रति भावनाएं रखता है, कैसी सोच रखता है, कैसे विचार रखता है, कैसे मूल्य रखता है, वही उसके पॉलिटिकल एटीट्यूड को दर्शाता है, वही उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति होती है। जब हम लोगों को ये बात पता लग जाती है, उसके बाद में जो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने होता है कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर पॉलिटिकल एटीट्यूड होना क्यों जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं दे आर पार्ट ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वह परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं जी, वह स्थायी कार्यपालिका होते हैं, और जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव के प्रति रेस्पॉन्सिबल रहती है। दे आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स पॉलिटिशियंस, यानी राजनेताओं के प्रति जो हमारी नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है उसके प्रति वो अकाउंटेबल होते हैं, उसके प्रति वो जवाबदेही होते हैं। सिविल सर्वेंट एक बार नौकरी लग जाता है, उसके बाद में उसका रिटायरमेंट 60 साल बाद में ही होता है, या जिस राज्य में जो एज डिसाइड है उसी अकॉर्डिंग उसका रिटायरमेंट होता है। लेकिन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, जो मंत्री होते हैं, वो लगातार चेंज होते रहते हैं। और ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट रहते हैं, जो सिविल सर्वेंट RAS IAS, ये जिम्मेदार होते हैं मंत्रियों के प्रति, तो ये अकाउंटेबल है। तो यानी कि इन लोगों के अंदर पॉलिटिकल एटीट्यूड इसलिए होना जरूरी होता है क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी कोई ना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है और ये इनके प्रति अकाउंटेबल होते हैं। यानी जो लोक सेवक वो जिम्मेदार रहेंगे राजनेताओं के प्रति, और राजनेताओं की कुछ ना कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, इसलिए इनके अंदर पॉलिटिकल एटीट्यूड होना जरूरी होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसी को यहीं पे लिख लेते हैं, बिकॉज पॉलिटिशियंस है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, क्योंकि राजनेताओं की कोई ना कोई एक विचारधारा होती है, राजनीतिक विचारधारा होती है। अगर सिविल सर्वे में पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं होगा तो राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हो जाएगा और राजनीतिक विचारधारा के अकॉर्डिंग काम करने लग जाएगा, इसलिए उसमें पॉलिटिकल एटीट्यूड होना जरूरी होता है। और जो राजनीतिक विचारधारा होती है वो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, उसमें एक रूपता नहीं होती, क्योंकि जो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, मंत्री है, राजनेता है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, एक सरकार के जाने के बाद में जैसे ही दूसरी सरकार आती है उसकी राजनीतिक आइडियोलॉजी, उसकी पॉलिटिकल बिलीफ्स अलग होते हैं, उसकी विचारधारा अलग होती है। तो जो सिविल सर्वेंट है उसकी एक परमानेंट, जब वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है तो उसकी एक परमानेंट बिलीफ होनी चाहिए, क्योंकि राजनेताओं का राजनीतिक पार्टियों के अनुसार अपनी विचारधारा होती है और विचारधारा के अनुसार सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें बदलती है तो विचारधारा बदल जाती है। तो अगर विचारधारा के अकॉर्डिंग सिविल सर्वेंट बदलेंगे तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लग जाएंगे, और जब पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे उस दौरान दिक्कत ये आती है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों के कोई ना कोई अपोनेंट्स होते हैं। क्या है? अपोनेंट्स होते हैं। जब राजनीतिक पार्टियों के जो अपोनेंट्स हैं, विरोधी होते हैं, उन विरोधियों के प्रति ये विरोध की भावना से काम करेंगे, वहां पे वो अपना एक समभाव नहीं रख पाएंगे, वहां पे अपने कार्य के अंदर ये यूनिफॉर्मिटी नहीं रख पाएंगे, एक ये कारण रहता है। फिर क्या होता है कि जो सिविल सर्वेंट है उनकी जिम्मेदारी है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी,
सिविल सर्वेंट्स की जिम्मेदारी है उनको स्टेबिलिटी, स्थिरता बना के रखनी है, टू मेंटेन स्टेबिलिटी, मेंटेन स्टेबिलिटी। भारत के अंदर सिविल सर्विसेज ही एक ऐसा तरीका है जिसके कारण भारत के अंदर जो राजनीतिक बदलाव होते हैं और राजनीतिक बदलाव बड़ी आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पे सत्ता परिवर्तन के दौरान संघर्ष नहीं होता, बहुत ही इजी और स्मूथ। दुनिया के अंदर कहीं पे सत्ता परिवर्तन होता है तो वो भारत उन देशों में से एक है। कारण है यहाँ के सिविल सेवाएं, और यहाँ की जितनी भी सिविल सेवाओं का मतलब यहाँ पे जितने भी सरकार के जो कर्मचारी हैं वो सभी इसका कारण रहते हैं, क्योंकि ये उस दौरान जब सत्ता परिवर्तन हो रहा होता है उस दौरान गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। यहाँ पे जो शासन प्रशासन है उसकी स्थिरता को ये मेंटेन करते हैं। तो ये जो लोक प्रशासन का हिस्सा होता है ये स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। इसीलिए इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट ना बन के एक अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। तब इनमें पॉलिटिकल एटीट्यूड होना जरूरी होता है। फिर जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है उन पॉलिटिकल पार्टियों के खुद के कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, उनके कुछ विरोधी होते हैं। तो जब कोई भी सिविल सर्वेंट का मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग काम करेगा तो उसके लिए सब बराबर है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपोनेंट उसका अपोनेंट नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता उस सिविल सर्वेंट का कार्यकर्ता नहीं है। कोई प्रेशर ग्रुप के द्वारा अगर राजनीतिक दल पे दबाव बनाया जा रहा है जो सत्ता के अंदर है तो उस दौरान सिविल सर्वेंट के द्वारा एक बेहतर राय दी जाएगी राजनेता को, ना कि उन प्रेशर ग्रुप्स के जो दबाव में आकर सरकार को झुका दिया जाए, या किसी भी प्रकार की जो सरकार के द्वारा कई बार रेवड़ियां बांट दी जाती है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस भी चल रहा है जिसके अंदर सरकार के द्वारा जो बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती है जिससे सरकार या राजकोष पर, एक्सचेकर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और वो केवल पॉलिटिकल मोटिवेटेड होती है। उस दौरान सिविल सेवकों को सही तरीके से सरकार में जो भी दल है उसे गाइड करना होता है, वहां पे उनमें करेज और कन्विक्शन होना जरूरी होता है, तब पॉलिटिकल एटीट्यूड की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, हम लोगों ने पहले भी बात की कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एक निरंतर अंतराल के बाद में बदलती रहती है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंजेस आफ्टर रेगुलर इंटरवल, दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड। और जो पॉलिटिकल एटीट्यूड इसलिए जरूरी है क्योंकि ये परमानेंट बॉडी है और पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है वह इलेक्टेड बॉडी है, ये सेलेक्टेड है वो इलेक्टेड है। तो इलेक्टेड ही किसी न किसी जनता के प्रति जिम्मेदारी होती है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जिम्मेदारी होती है, तब इनमें पॉलिटिकल एटीट्यूड होना जरूरी है। फिर इंडिया के बारे में खास बात है, इंडिया इज अ मल्टी कास्ट, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक, पॉलीनॉर्मेटिव सोसाइटी। भारत एक बहुभाषाई, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुनरजातीय देश है जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोगों के विचार हैं, सोच है, बिलीफ्स है, भावनाएं हैं। और जो सिविल सर्वेंट होते हैं वह सिविल सर्वेंट भी इन समाजों से ही निकल के आते हैं। जब सिविल सर्वेंट इन समाजों से निकल के आते हैं तो उनके कुछ प्रिजुडिशियस पूर्वाग्रह होते हैं, तो उन अगर पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर सिविल सर्वेंट के द्वारा अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया जाएगा तो वो किसी न किसी व्यक्ति का नुकसान कर देगा या किसी को अनड्यू फायदा पहुंचा देगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में ग्रसित होकर वो काम करेगा। वहां पे वो न्यूट्रलिटी नहीं रख पाएगा, इक्वालिटी नहीं रख पाएगा, रेशनलिटी नहीं रख पाएगा, मेरिट बेस्ड काम नहीं कर पाएगा, वो नेपोटिज्म से, करप्शन से, बहुत सारी चीजों से ग्रसित हो जाएगा, कास्टिस्ट बन जाएगा, रिलीजियस बन जाएगा, सेकुलरिज्म की भावना खत्म हो जाएगी उसके अंदर। तब व्यक्ति को पॉलिटिकल एटीट्यूड होना जरूरी होता है, ये कारण रहे। इसके अलावा क्या होता है कि जो सिविल सर्वेंट्स रहते हैं उन सिविल सर्वेंट को कुछ पॉलिटिकल एटीट्यूड संबंधी जिम्मेदारियां भी दी जाती है, जिन जिम्मेदारियों के अनुसार उसे कार्य करना होता है। तो हम लोगों ने इस पॉइंट में देखा, पहले तो यह समझा कि एटीट्यूड क्या होता है, उसके बाद में समझा पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है कि राजनीतिक अभिवृत्ति क्या होती है, उसके बाद में यह समझा कि राजनीतिक अभिवृत्ति की सिविल सेवकों में जरूरत क्यों है। फिर अब हमारे को देखने की जरूरत है कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड ए सिविल सर्वेंट शुड पजेस, कि किस प्रकार का राजनीतिक अभिवृत्ति एक सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए। तो हम लोगों बेसिकली यहाँ पे देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड, ये कंपोनेंट्स ऑफ
कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड। कि पॉलिटिकल एटीट्यूड ये क्या कंपोनेंट है, या कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड शुड अ सिविल सर्वेंट पजेस, एक लोक सेवक के अंदर क्या राजनीतिक अभिवृत्ति होनी चाहिए, उसे किस प्रकार से पॉलिटिकल एटीट्यूड का निर्वहन करना चाहिए। जो पहला पॉइंट रहता है वो है एक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो संविधान के मूल्य हैं उसके अनुसार वह लोक सेवक काम करे। अब संविधान के क्या मूल्य हैं, उनके अनुसार लोक सेवक काम करे। संविधान के मूल्य हैं सोवर्निटी, भारत की जो संप्रभुता है उसे हर हाल में लोक सेवक को मेंटेन करना होता है, यानी कि भारत की सरकार पे ऐसा कोई भी दबाव न बन पाए जिससे वह किसी दबाव में आके निर्णय ले पाए, वह स्वतंत्र रहे, सोवर्निटी मेंटेन करना है। तो हमारे जो समाज का समाजवादी ढांचा है, या हमारी राजनीति का जो समाजवादी ढांचा है, सोशलिस्ट जो स्ट्रक्चर है उसे बना के रखना है, ये पॉलिटिकल एटीट्यूड का पार्ट होता है। तो हमारे जो प्रियम्बल के पॉइंट्स हैं, सोवेनिटी, सोवेनिटी, सोशलिज्म, सोशलिज्म, सोशलिज्म अर्थात कि जो उत्पादन के संसाधन है वो उन पे समाज का अधिकार होगा, या जो हमारा राज्य रहेगा वो एज ए वेलफेयर स्टेट काम करेगा, तो कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करेगा, समाज के भले के लिए काम करेगा। तो उन एटीट्यूड्स को ध्यान में रखना चाहिए। सेकुलरिज्म की भावना एक लोक सेवक में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सेकुलरिज्म की भावना के दौरान व्यक्ति को न्यूट्रल रहना होता है, इम्पार्शियल रखना होता है, नॉन पार्टीशनशिप के साथ में काम करना होता है, उसे तटस्थता के साथ में काम करना होता है, गैर पक्षधारिता के साथ में काम करना होता है, उसे जो धर्मनिरपेक्ष के वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। डेमोक्रेसी को वो मेंटेन रखेगा, डेमोक्रेसी यानी किसी व्यक्तिवाद के सरकार पे काम नहीं करेगा, इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल एंड गवर्नमेंट ऑफ द लॉ, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन बनाए रखने में उसकी जिम्मेदारी होगी। एटोक्रेटिक व्यवहार नहीं करेगा, आर्बिट्रेरी एक्शंस नहीं लेगा, स्वेच्छाचारी गतिविधियों से अपने आप को दूर रखेगा, ऑटोक्रेटिक तानाशाही निर्णयों से अपने आप को दूर रखेगा, किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध सजा नहीं देगा, कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, किसी को भी प्रिजुडिसेस के कारण प्रिविलेज नहीं देगा। ये वैल्यूज होता है। हमारा जो रिपब्लिक है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन पर होती है, इस एटीट्यूड के साथ में वो काम करेंगे। इसके अलावा जो जस्टिस कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा सिविल सर्वेंट। जस्टिस, जस्टिस ऑफ 3 टाइप्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेगा, वो समाज की जो योजनाएं आएगी सभी को उनका लाभान्वित करवाने का प्रयास करेगा। वो जो उत्पादन के संसाधन उन पे सबका समान रूप से अधिकार होगा, सभी को इक्वल एक्सेस होगी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। पॉलिटिकल ऑफिसेस तक सभी का इक्वल एक्सेस रहेगा, कोई भी व्यक्ति ग्राम से पटवारी से लेके आईएएस बन सकता है, कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकता है, तो कोई भी व्यक्ति पार्षद वार्डपन से लेके भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये सुनिश्चितता के अंदर लोक सेवक काम करेगा, वो उसका पॉलिटिकल एटीट्यूड है। इलेक्शंस के दौरान वो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रहेगा, वहां पे पूरी ईमानदारी सत्यनिष्ठा के साथ में काम करेगा, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी वहां पे जरूरी होती है, न्यूट्रलिटी जरूरी होती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से वो ग्रसित नहीं रहेगा। यहाँ पे जस्टिस के बाद में इक्वलिटी रहेगा, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सभी लोगों के स्टेटस का ध्यान रखा जाएगा, सभी की अपॉर्चुनिटीज का ध्यान रखा जाएगा। लिबर्टी, लिबर्टी को मेंटेन रखने में वो काम करेगा कि जो लिबर्टी है थॉट ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, थॉट बिलीफ फेथ एक्सप्रेशन वर्शिप, उस लिबर्टी को मेंटेन रखने का काम करेगा। इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन रखने का काम करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देगा। इसके साथ में ही बंधुत्व का बढ़ावा देने के साथ साथ में राष्ट्र की एकता व अखंडता को मेंटेन करने में अपनी जान लगा देगा। He will sacrifice all his things for the unity and integrity of the nation. भारतीय एकता और अखंडता उसके लिए सर्वोच्च रहेगी। ये उसके पॉलिटिकल बिलीफ्स रहेंगे। डीपीएसपी में उसका बिलीफ रहेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। इसके अलावा सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो काम करेगा।
किसी भी प्रकार का भेदभाव है उसे दूर करने का काम करेगा। तो व्यक्तियों की जो फंडामेंटल राइट्स है उनको अब्यूज नहीं करेगा और उनकी इंश्योरेबिलिटी हर हाल में इंश्योर करेगा कि सभी लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार, वो इंटेक्ट रहे, किसी भी प्रकार से उनका हनन ना हो। भारतीय संविधान के जो वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। जो भी हमारे इंडिपेंडेंट एजेंसीज है सरकार की, भले ही वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, या जो लोअर जुडिशरी होती है, उसे सम्मान के लिए वो काम करेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग काम करना ही उसका पॉलिटिकल एटीट्यूड है। फर्स्ट पॉइंट था ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग काम करना। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें जो एटीट्यूड रहता है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। जब हम लोग इस एटीट्यूड को थोड़े टुकड़ों में तोड़ते हैं कि अलग अलग प्रकार से उसमें कौन कौन से पॉलिटिकल एटीट्यूड के कंपोनेंट होते हैं। पहला जो एटीट्यूड का कंपोनेंट है वो इमोशनल कंपोनेंट या अफेक्टिव कंपोनेंट, अफेक्टिव अफेक्टिव जो उसका भावनात्मक पक्ष होता है। तो कहा जाए कि लोक सेवक के द्वारा जब भावनात्मक पक्ष के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास होना चाहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता अर्थात वह अपनी भावनाओं का इस प्रकार से उपयोग करेगा ताकि उसके द्वारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो भी उसे मिल जाए और उसकी खुद की भावनाओं को नुकसान ना पहुंचे और जो सामने वाले हितधारी हैं उनकी भावनाओं को भी नुकसान ना पहुंचे। इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिकली 5 कंपोनेंट होते हैं जो नेक्स्ट किसी भी चैप्टर में हम लोग देख लेंगे। एक होता है सेल्फ अवेयरनेस, एक होता है यानी खुद की भावनाओं के बारे में जानना, दूसरा होता है सेल्फ रेगुलेशन कि हमारी खुद की भावनाओं पे नियंत्रण रखना, फिर होता है सेल्फ मोटिवेशन यानी खुद के द्वारा हमेशा मोटिवेट रहना कि जब भी आपके पास में मोटिवेशन की कमी हो तो आप खुद ही एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, बाह्य हमें मोटिवेट करने की वाली चीजों की जरूरत ना पड़े, हम खुद ही मोटिवेट रहें। उसके अलावा हम लोग सोशल स्किल्स रखें कि जनता के साथ में हमारी कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए, हायर ऑफिशियल से हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो, लोअर ऑफिशियल से हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो, पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है उसके साथ में कनेक्टिविटी बेहतर हो, साथ में ही हमारी जो जनता के साथ में कम्युनिकेशन है वो भी बेहतर हो। फिर होता है एक इम्पैथी कंपोनेंट, इम्पैथी का मतलब समानाभूति रखेंगे यानी कि जो दुख दर्द गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों के हैं उन दुखों को खुद का दुख समझेगा, उसके बाद में उस दुखों को दूर करने की, उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनकी चुनौतियां हैं, उनकी पीड़ाएं हैं, उनके दुख हैं, उनको दूर करने के लिए रात दिन एक कर देगा। तो सरकार की जो भी योजनाएं आएगी उन योजनाओं को मिशन बना देगा, ये मिशन मोड पे काम करेगा, तो तब उसका पॉलिटिकल एटीट्यूड वहां पे शो होता है। क्योंकि राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा के कुछ ना कुछ लोग अपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है तो वो सभी लोगों को समान भाव से देखता है। सेकंड जो कंपोनेंट देखा जाता है हमारे द्वारा एटीट्यूड का, वो कंपोनेंट होता है कोग्निटिव कंपोनेंट, कोग्निटिव कंपोनेंट यानी हमारी अभिवृत्ति का तार्किक पक्ष। तार्किकता का अर्थ होता है नॉलेज से, कि व्यक्ति को जितने फैक्ट्स पता है, जितना उसे नॉलेज है, उस अकॉर्डिंग उस व्यक्ति के द्वारा बिहेव करना। तो व्यक्ति की जब इस एटीट्यूड में देखा जाएगा तो जो लोक सेवक रहेगा उसके द्वारा ऑब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता के आधार पर काम किया जाएगा। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जब भी किसी लोक सेवक को निर्णय लेना होगा उस दौरान वह लोक सेवक मेरिट, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पे अपना निर्णय लेगा। द डिसीजन टेकन बाय द सिविल सर्वेंट एज पर द मेरिट, फैक्ट एंड एविडेंसेस, यानी उसके द्वारा इस अकॉर्डिंग निर्णय लिया जाएगा। वो बाइज्ड होके निर्णय नहीं लेगा, वो इन तथ्यों और मेरिट के आधार पर निर्णय लेगा। जब इस आधार पर निर्णय लिए जाते हैं तो संगठन में ऑनेस्टी बढ़ती है, इंटीग्रिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी आती है और संगठन की कॉम्पिटेंसी बढ़ती है और उसकी कंटिन्यूटी लगातार बढ़ जाती है। तो हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है वो मेंटेन रहने का कारण यही है कि लोक सेवकों के द्वारा ऑब्जेक्टिवली डिसीजंस लिए जाते हैं। इसके अलावा जो लोक सेवक का व्यवहार रहना है वो है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी यानी लोक सेवक के द्वारा राजनीतिक तटस्थता के साथ में काम किया जाएगा।
वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित नहीं होगा। वो अगर वो राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित तो है, उसको बाहर उसे बिहेव में शो नहीं होना चाहिए। तार्किकता यही दर्शाती है कि आपके इमोशंस कुछ और हो सकते हैं, लेकिन जब आपके पास में बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं तो उस दौरान आपको सभी को समभाव से देखना होता है। उस दौरान आप अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखते हैं और एक बड़े भले का सोचते हैं। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ग्रसित ना होकर व्यक्ति जो भी लोक सेवक का पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रहेगा। राजनीतिक तटस्थता रखने का यह फायदा होगा जब भी सत्ता का हस्तांतरण होता है या जब भी ऑथोरिटी ट्रांसफर होती है, एक दल से दूसरे दल के पास में सत्ता जाती है, वो बड़ी स्मूथली चली जाती है। अदरवाइज दिक्कत आती है वहां पे, उसमें दिक्कत नहीं रहती। इलेक्शंस पार्शियल तरीके से हो सकते हैं, इलेक्शंस में दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा जो भी सरकार की योजनाएं आती है वास्तव में जिन लोगों को जरूरत है उनके पास में पहुंच पाती है। अदरवाइज अगर कोई लोक सेवक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं रखता तो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ही वो सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। इलेक्शन के अंदर पार्शियलिटी नहीं रहेगी, उस दौरान वहां पर धोखाधड़ी धांधली होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए लोक सेवक के अंदर पॉलिटिकल एटीट्यूड होना जरूरी होता है। वह गैर पक्षधारिता धारण करेगा, किसी भी दल का किसी भी पक्ष की तरफ नहीं जाएगा, उसका झुकाव नहीं होगा कि आपस में किसी दो पार्टियों के बीच में लड़ाई होगी, दो अलग अलग अपोनेंट्स ग्रुप की मांग अलग अलग है, वहां पे वो ऑब्जेक्टिवली डिसीजंस लेगा, पक्षधारिता पे नहीं ध्यान देके वो वास्तव के अंदर रियलिटी क्या है उस अकॉर्डिंग उसका बिहेव रहेगा, वो जांचेगा परखेगा और एज ए जस्टिस के रूप में वहां पे काम करेगा। लोक सेवक के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा। फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी नियम कायदे हैं, नियम है विनियम है, उनके अकॉर्डिंग वह काम करेगा कि रोल को तोड़ के आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक प्रकार से ब्यूरोक्रेटिक वे के अंदर काम करना होता है। इस व्यवहार के अंदर उसका ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड रहना चाहिए। जब ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड रहेगा तो स्टेबिलिटी मेंटेन रख पाएगा और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रख पाएगा। जो कानून व्यवस्था है उसको मेंटेन रखने की जिम्मेदारी लोक सेवक पर होती है। तो उस दौरान उसका पॉलिटिकल एटीट्यूड ये होना चाहिए कि वो ब्यूरोक्रेटिक तरीके से काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उसे जो भी एक्शन लेना पड़े उस एक्शन को वह लेगा, बिना किसी पक्ष के, बिना किसी भावनाओं में बढ़े और अपने तार्किकता के साथ में। कई दफा पॉलिटिक जो ब्यूरोक्रेसी होती है या लोक सेवक होता है, उनसे राजनीतिक जो पदाधिकारी होते हैं या राजनीतिक जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा कुछ सलाहें मांगी जाती हैं या उनके द्वारा कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर ऐसी योजना बनाई जाए जो योजना हमारे चुनाव में फायदा कर दे। उस दौरान ये लोक सेवकों की जिम्मेदारी है कि सही मायनों में सही तरीके से वह मंत्री को राय दे, यानी उसमें करेज ऑफ कन्विक्शन होना जरूरी होता है। क्योंकि जब करेज ऑफ कन्विक्शन होता है तो सरकार के एक्सचेकर को लोक सेवक बचा पाता है और सही मायनों के अंदर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, मंत्री होते हैं, उनको वास्तविक राय दे पाता है। अदरवाइज नेताओं की हाँ में हाँ मिला के जब काम किया जाता है किसी भी लोक सेवक के द्वारा तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन जाता है। वरहत लोक जन के वो हानि में ही काम करता है। इसके बाद में जो तीसरा कंपोनेंट आता है एटीट्यूड का, वो होता है बिहेवियरल, व्यवहारात्मक कंपोनेंट, कि लोक सेवक का व्यवहार पॉलिटिकल एटीट्यूड के अनुसार कैसा होना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात है वो रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। रेस्पॉन्सिव यानी उत्तरदायी होना चाहिए वो, कि लोक सेवक को कोई जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी के प्रति वो उत्तरदायी हो, जनता के प्रति वो उत्तरदायी हो, तो अपनी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसके प्रति वो उत्तरदायी हो। वो आंसरेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो रेस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, आंसरेबल होना चाहिए, तब उसमें पॉलिटिक वो सही तरीके से काम कर पाएगा। इसके अलावा जो लोक सेवक रहेंगे उनके अंदर कुछ भावनात्मक गुण भी होने चाहिए, जैसे सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, यानी लोक सेवकों में सहानुभूति, समानुभूति, करुणा का भाव होना चाहिए। किनके प्रति? वीकर सेक्शंस के प्रति, महिलाओं के प्रति, बुजुर्गों के प्रति,
स्पेशली एबल्ड के प्रति, दिव्यांगों के प्रति, क्योंकि उनको विशेष प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो वहां उनके संरक्षणकर्ता के रूप में वह काम करें। इसके अलावा जो लोक सेवक हो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का भाव होना चाहिए, ओपननेस का भाव होना चाहिए। जब लोक सेवक के द्वारा ट्रांसपेरेंट वे में एक खुलेपन के साथ में काम किया जाता है तो वह व्यक्ति बेहतर तरीके से अपनी जवाबदेहिता सुनिश्चित कर सकता है। गोपनीयता बढ़ती, जब उसके द्वारा गोपनीयता बढ़ती जाती है, ज्यादा चीजों को सीक्रेट रखा जाता है तो करप्शन होने के चांसेस रहते हैं। और जो भी सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं या लोक सेवक के द्वारा काम किए जा रहे हैं, जब उनको खुलेआम रखा जाता है कि जो हमने काम किया है ये जनता के सामने पेश है, या वो जो भी ऑफिशियल साइट है उस पर रहेगा, बाहर नोटिस पे चस्पा कर दिया जाएगा, तो आरटीआई की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लोक सेवक जब खुद ही बता देंगे कि हमारे कार्यालय के द्वारा ये काम किया गया था, इस काम में इतना खर्च आया, ये लोग लाभान्वित रहे, तो आरटीआई अपने आप में एडवांस प्रोएक्टिवनेस के साथ में काम कर पाएगी। तो वहां पे लोक प्रशासन एक रिएक्टिव लोक प्रशासन की बजाय एक प्रोएक्टिव लोक प्रशासन बन जाता है, जब ट्रांसपेरेंट वे के अंदर काम किया जाता है, ओपननेस के साथ में काम किया जाता है। इस प्रकार से जब लोक सेवक काम करता है तो उसके अंदर सेंस ऑफ सर्विस डेवलप होती है। सेंस ऑफ सर्विस, बेसिकली जो राजनीति होती है, राजनीति का काम ही है सेवा करना, और जब व्यक्ति के अंदर पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है तो उसमें सेवा के भाव का विकास होता है। जो भी पिछड़े वर्ग रह गए हैं, दलित वर्ग रह गए हैं, जिनका संरक्षण करने की जरूरत है, उनको संरक्षण करके ऊपर उठाने का प्रयास किया जाएगा। जो आगे बढ़ रहे हैं उनको और आगे बढ़ने की मदद की जाएगी, ताकि देश एक फ्लाइंग के साथ में काम करेगी। जो देश चल रहा था वो अब दौड़े, और जो भाग दौड़ने लगे वो अब उड़े, उनकी स्पीड बढ़ा दी जाए। ये भाव आता है जब सेवा का भाव होता है लोक सेवक के अंदर। तो सेवा का भाव उसका एक बड़ा पॉलिटिकल एटीट्यूड का कंपोनेंट होता है। इसके अलावा जो लोक सेवक है उसके अंदर जीरो टॉलरेंस टुवार्ड्स करप्शन, नेपोटिज्म, ब्लैक मनी, रेड टेपिज्म। जो लोक सेवक रहेगा उसके अंदर भ्रष्टाचार के प्रति, काले धन के प्रति, भाई भतीजावाद के प्रति और लाल पिताशाही के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी जरूरी होती है। तो समाज के अंदर और जो लोक प्रशासन रहेगा उसमें किसी भी प्रकार का करप्शन नहीं होगा, बड़ा इश्यू है। तो ये पॉलिटिकल एटीट्यूड जब इस प्रकार का होता है किसी लोक सेवक का, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। जब ये चीजें सब कर देगा तो पॉलिटिकल एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उसमें लीडरशिप की भावना विकसित हो जाती है। तो एक जो लोक सेवक है वास्तविक मायनों के अंदर एक लीडर होता है, तो उसमें लीडरशिप की भावना होनी चाहिए। लीडरशिप की भावना, जब उसमें लीडरशिप की भावना होती है तो वो अकेला नहीं चलता, वो सभी को साथ में लेके चलता है। तो पीपुल्स पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, उसमें भावना होनी चाहिए पीपुल पार्टिसिपेशन। जनता को साथ में लेके काम करेगा, और जब जनता के साथ में काम करता है तो उसमें कम्युनिकेशन का भाव होना चाहिए। कम्युनिकेशन, उसका संचार बेहतर होना चाहिए कि उसके पास में जनता की जानकारियां हो, जनता के साथ में वो जो भी जन सुनवाई की बातें की जाती है। प्रशासन घरों के संग होना चाहिए, प्रशासन गांवों के संग होना चाहिए। जब इस प्रकार से जब प्रशासन लोगों के पास में पहुंचता है तो लोगों के साथ में उसकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, और रियल मायनों के अंदर जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बनने की तरफ आगे बढ़ती है। और जब सरकार के द्वारा ऐसे काम किया जाता है तो सरकार की जो योजनाएं होती है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है, और जब योजनाओं का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और सही लोगों तक योजनाएं पहुंच जाती है तो रियल मायनों के अंदर वह राज्य एक कल्याणकारी राज्य बन जाता है, वेलफेयर स्टेट बन जाता है। और जो वेलफेयर स्टेट होता है वही राम राज्य होता है। तो गांधी जी के जो विचार है, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सपना देखा था, आजादी में जो लोग बलिदान किए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, इन लोगों के जो विचार हैं वो कंटिन्यू रह पाएंगे, उनका जो देखा गया सपना था वो पूरा हो पाएगा। तो लोक सेवक के बेसिकली यही पॉलिटिकल एटीट्यूड के गुण होते हैं। नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उस वीडियो के अंदर हम लोग कोई और उसकी जो अभिवर्ती रहती है उससे पॉइंट्स देखेंगे। बेसिकली हमारे सिलेबस का जो कंपोनेंट है वो है कि मोरल एटीट्यूड ऑफ द सिविल सर्वेंट। तो मोस्ट प्रोबेबली
उसी पे वीडियो बनाऊंगा, तो बस कंटिन्यू देखते जाइए। और इसी अकॉर्डिंग जो सवाल रहेंगे वो सवाल भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे, तो आप उस अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग कीजिए। बेसिकली हमारा जो इथिक्स का चैप्टर है ये मेंस से रिलेटेड कंपोनेंट है, मेंस के साथ साथ में ये हमारे इंटरव्यू में भी काम आता है। तो जितना ज्यादा हम लोग इनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा हमें शब्द याद होंगे, और जितना ज्यादा शब्द याद होंगे उतना ही बेहतर हमारा पेपर हो जाएगा। तो ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।